मेरी यही मांग है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे न्याय देगा। उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी होने आई, उसकी हिम्मत बनने आई है। हाँ, आज उम्मीद लेकर आए हम सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये उठता है कि रेप तो हुआ, क्राइम तो हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्राइम पे कन्विक्शन की, तो और क्या बचा फिर? जब ये इंसिडेंट हुआ और वो उस लड़की ने जाके शिकायत की और उस वक्त थाने की पुलिस ने उसको इमीडिएटली मेडिकल के लिए भेजा होता और एफआईआर दर्ज की होती, यहाँ तक बात आती ही नहीं। अगर उस वक्त पुलिस वो करती जो पुलिस को सिखाया जाता है, जो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है और जो पुलिस करती है। हेलो एंड वेलकम टू डीएनए। और आज हमारे साथ उपस्थित है देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर मिस किरण बेदी जी। तो किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए उपस्थित किया। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उन्नाव रेप केस के बारे में। तो आज हम किरण बेदी जी से वही सवाल जवाब करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आगे क्या एक्शन और लेने चाहिए, जो अभी तक कोर्ट के फैसले थे वो सब सही थे कि नहीं। तो आज हम इन सब टॉपिक्स पर किरण बेदी जी से बात करेंगे। तो मेरा पहला ये सवाल रहेगा आपसे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का पहले जब उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी थी मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को, उसके बाद 8 साल बाद आज ये केस फिर से खुला, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर के करीब उनको बेल दे दी थी। तो आपका मैम पहला रिएक्शन क्या था उसमें? जिन कारणों के लिए, जो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि जिन, और वकीलों की भी डिस्कशन सुनी है टेलीविज़न पे, कि जिन कारणों की वजह से उन्होंने उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड किया है, वो कारण अजीब से है। वो कानून में बैठते नहीं है। एक तो उन्होंने कहा ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट नहीं तो फिर ये क्या है? तो क्या है? एक तो पुलिस कांस्टेबल भी पब्लिक सर्वेंट होता है जी। ये तो पब्लिक का, इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन में से पब्लिक ने चुन के भेजा, तो तुम पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। जी बिल्कुल। सो पहली बात तो ये। दूसरा ये कह दिया दूसरे कानून से ढूंढ के कि ये शायद बच्चा नहीं है, चाइल्ड नहीं है, शी इज अबव 18। ये भी कोई बनता नहीं। सवाल ये उठता है कि रेप तो हुआ, क्राइम तो हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्राइम पे कन्विक्शन की, तो और क्या बचा फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। रेप का हुआ क्राइम, आप ये अब ढूंढ रहे हैं उसको निकालने के तरीके कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं था। पब्लिक सर्वेंट नहीं था तो इसको फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी, तो इसे सब कुछ देख के नहीं किया। लेकिन मैंने जो जजमेंट्स देखी अपने कोर्ट्स में, सबने दी कि ये पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अनुसार ये पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर्ड है। अडवाणी साहब का केस को उन्होंने जिक्र किया। सो क्वेश्चन इज कि ये ढूंढने के बाद मुझे समझ नहीं आई। क्राइम तो हुआ, जेल में पड़ा हुआ है, आपको छेड़ने की क्या जरूरत है? शायद उसने अपनी मनी पावर यूज़ की और वकील इकट्ठे कर लिए और अपने लिए लड़ा लिया और उन्होंने टिकटबाजी की और ये दो चीज़ें निकाल दी। ये दोनों चीज़ें ही अटी-पटी हैं, बैठती नहीं है। दैट इज़ वाई दिस बीन अ पब्लिक आउटक्राई, बिकॉज दे डोंट सीम टू जेल, दे डोंट सीम टू बी। आप एमएलए हैं, पब्लिक को कहते हैं मुझे वोट दो, मैं तुम्हें काम सर्विस दूंगा, तो फिर आप क्या है? पब्लिक नहीं तो प्राइवेट आदमी है। तो प्राइवेट आदमी तो प्राइवेट है तो, लेकिन है तो पब्लिक ना। सो इसलिए ये बैठी नहीं, इसीलिए पब्लिक आउटक्राई हुआ और इसीलिए इस रीजंस की वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। जी मैम, जब ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे का ऑर्डर आया था, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ये सिर्फ स्टे का ऑर्डर देना चाहिए था इतने बड़े केस पे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी कुछ फैसला करना चाहिए था? नहीं, अब आएगा समय। हाँ। और आएगा, बट अभी इस वक्त ये वेकेशन जज है, वेकेशन बेंच है, तो अभी ये तो रोक लिया जी, तो ऑटोमेटिकली अब डिस्कशंस होंगी, तो ये दोनों चीज़ें बैठती नहीं है। वो उन्होंने मेरे ख्याल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि बिल्कुल इट्स गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इटसेल्फ कि ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। बट मैं कह रही हूँ कि प्राइवेट भी हो तो क्राइम तो हुआ। जी। और मैम, उन्नाव रेप केस के जो लेटेस्ट अपडेट के बाद आप यूपी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो अभी तक इस केस पे जुड़ी हुई थी, तो उसके काम को आप कैसे देखती हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ
और वो उस लड़की ने जाके शिकायत की और उस वक़्त थाने की पुलिस ने उसको इमीडिएटली मेडिकल के लिए भेजा होता और एफआईआर दर्ज की होती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। तो आपका मानना यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स सही है? कहीं ना कहीं नहीं, इट्स अ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। जो कानून सिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर आपके पास कोई क्राइम के लिए रिपोर्ट आता है और ये भी लड़की विक्टिम है, उसका तुम्हारा तुरंत बनता है एफआईआर दर्ज करो। अगर आपने इंक्वायरी भी करनी है तो आप डेली डायरी एंट्री करो और उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी कर लो कि झूठ तो नहीं बोल रही है, लेकिन उसका मेडिकल तो कराओ अगर वो कह रही है रेप हुआ। जी। तो इसमें डिले करने का मुझे समझ नहीं आई। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये यहाँ तक बात आती ही नहीं। अगर उस वक्त पुलिस वो करती जो पुलिस को सिखाया जाता है, जो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है और जो पुलिस करती है, जब सही काम करती है तो यही करती है और जब गलत काम करती है और जो किसी को बचाना होता है तो ऐसे करती है जैसे इसके लिए किया कि उसका एफआईआर दर्ज नहीं की, मेडिकल में भी लेट किया, वो तो जाके कहती रही कि मेरी बात सुनाई नहीं हो रही और इमोलेशन का थ्रेट देती रही। इसीलिए रोई, क्यों उसकी सुनाई नहीं हो रही। और सबसे बढ़िया बात, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये उस वक्त एक्शन ले लिया जाता तो ना उसके पिताजी मरते ना उसका वकील मरता, क्योंकि ये करता गया। उसके लिए इम्प्रिजनमेंट में बैठा ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, जहाँ उसको फादर को भी मार दिया गया, कैसे ट्रकों ने मारा उनको जी। सो इससे ज़्यादा ब्रूटल क्या हो सकता है। सो वो महाबली था जो मैंने अभी तक पेपर्स में पढ़ा। मैं अगर रिसर्च करना चाहती तो मैं फाइल को देखती, लेकिन पुलिस का काम था उसी वक्त केस रजिस्टर करना, किसी के दबाव में नहीं आना, चाहे वो इलेक्टेड एमएलए इन पावर वाला था, पावरफुल पार्टी के साथ था, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने क्राइम किया, आप किसी के भी हो, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। पुलिस का एक ही काम था, उसको इन्वेस्टिगेट करती, और अगर इन्वेस्टिगेशन में निकलता तो जो मर्जी प्रेशर होए जाए जेल में। तो ये बड़ा साधारण था, क्यों नहीं पुलिस ने किया। और मैं समझती हूँ जवाबदेही होनी चाहिए उन सीनियर ऑफिसर्स की, उस एसएचओ की, उसके सुपरवाइजर्स की, कि तुमने देखा नहीं क्या हो रहा है तो आपने क्यों नहीं किया। ये सब कुछ ना होता और एक सबक जाता कि आप इलेक्टेड हो, पार्टी पावर में हो या कुछ भी हो, आपने रेप किया है और आपने काम किया तो कानून देखेगा। करती नहीं कानून, ऐसे करती, इसके लिए क्यों अलग किया, इसके लिए डिले क्यों किया। तो यहाँ गलती उस वक्त पुलिस स्टेशन ने की। तो हम अगर ये जो पावर है, जिस तरीके से उनकी कुलदीप सिंह सेंगर की पावर की बात करी गई है अभी तक, जिस तरीके से वो पावरफुल महाबली नेता रहे हैं और अभी तक उनको बोला जा रहा है, तो आपका क्या मानना है कि आप इसके पीछे जो ये मुख्य आरोपी है, इसके पीछे आज भी किसी का बड़े नेता का हाथ हो सकता है? इसके पीछे कोई, जैसे बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान, हमें इस केस में बहुत बड़ा बयान अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो आपका कुछ मानना है कि आज भी इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चल रहा है? पार्टी को तो कंडेम करना चाहिए था इसको, पार्टी इन पावर को तो कंडेम करना चाहिए था कि ये बहुत कंडेमनेबल हुआ, क्योंकि ये अब सुनी सुनाई पर नहीं दे रहे, कन्विक्शन हो चुकी ना, इसका मतलब साबित हो गया। कन्विक्शन आजकल कोई आसान है क्या? कन्विक्शन आसान थोड़ी है, लेकिन इसकी कन्विक्शन हो चुकी, उसमें भी हो चुकी जो फादर की डेथ हुई, तो एक उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 20 ईयर्स है अंदर। तो ये अगर सस्पेंड भी हुई तो 20 ईयर्स वो उसके फादर के लिए है। सो मैं ये कह रही हूँ कि कानून तो ये तो कंडेमनेबल है ही, सारी दुनिया बोल रही है तो वो नहीं बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए, किसी को भी मैसेज जाए कि ऐसी हरकत करने के बाद कोई आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप पावर में है या नहीं है। जब तक ये एक नज़र बराबर नहीं बनेगी, एक मैसेज नहीं जाएगा। मैसेज पब्लिक को शांति तब मिलेगी जब आप राइट को राइट बोलेंगे और रॉन्ग को रॉन्ग बोलेंगे, आप कोई भी हो। और मैम जो उसकी बेटी है ऐश्वर्या सेंगर, उनका अभी वायरल चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और वो भी अभी बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज में आ रही हैं कि वो कह रही हैं कि मेरे पापा आरोपी नहीं थे, उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए थे, क्योंकि जो एविडेंस है उसमें छेड़छाड़ करी गई थी, जिसमें जो रेप का जो समय था उसमें छेड़छाड़ करी गई थी कि पहले ये बताया गया कि वो 12 बजे हुआ, फिर अगले उसमें एविडेंस में वो 2 बजे दिखाया गया, फिर वही 6, तो ऐसे करके 3-4 बार वहां पे गड़बड़ी थी। तो आपका वहां पे क्या कहना है कि ये कहां तो भी रेप हुआ जी, मेडिकल हुआ,
खत्म। आप 2 बजाओ या 4 बजाओ, रेप हुआ, कोई डिनाई नहीं करता, रेप इज रेप। खत्म। क्राइम हुआ, तो उसको 2 या 4 का मुझे नहीं पता, मैं इस गहराई तक नहीं जा सकती। रेप हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, बात खत्म। इसमें और क्या चलने की जाता है? आप जिरे करें, आर्ग्यू करें, घुमाएं केसेस को, अलग बात है। और मैम और लड़की को पता नहीं उसके बाप ने क्या किया। जी, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मेरे पापा को महाबली नेता बोले जा रहे हो, तो वहां पे अगर वो इतने ही पावरफुल होते तो 8 साल तक का केस कैसे अभी तक चल रहा है? अगर वो इतने पावरफुल होते तो उसी टाइम खत्म हो केस सकता थोड़ी था। चल रहा था, वो तो जेल में था। हाँ। केस थोड़ी चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 8 इयर्स बाद ही उनको क्यों बेल मिली, अगर वो उस टाइम भी बेल मिल सकती थी अगर इतने पावरफुल नहीं, सवाल होते तो। ये तो गलत बेल मिली ना, जी। क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेकिन ये उनकी बेटी नहीं मानने को तैयार है ना। और क्यों? बेटी बेटी है, लेकिन बेटी की आंखें खुली नहीं है मैम कि बेटी उसके भी बाप तो ने एक किया। महिला ही है वो। हाँ, लेकिन बेटी को पता नहीं बाप ने किया क्या। 3 गुना ये विक्टिम जो है ना, 4 गुना इस विक्टिम है, 4 गुना इसको सजा हुई है। 4 गुना रेप हुआ, बाप गया, वकील गया, राइट। और उसके बाद अब ये 4 गुना इस औरत को, और वो अकेली औरत है, वो कोई इलेक्टेड नहीं है, आपके साथ ना अमीर है और ना पावरफुल है। वो छोटे बैकग्राउंड से भी आती है। उसको कुदरत समाज ने, हमारे सिस्टम ने 4 गुना सजा दी है। जी 4 गुना। एक साधारण औरत, उसके साथ मैं मानती हूँ कि उसके साथ वॉलंटियर लगे रहे, विमेन वॉलंटियर्स उसके साथ सपोर्ट करते रहे, लेकिन एक व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को, एक अकेली फैमिली, गरीब फैमिली को, जिसके बाप को भी मार दिया, वकील को भी मार दिया, ये कहाँ सुना कि उनको वकील ऐसे मार दिया? और एक में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो भी सजा है। तो सजा तो हो, सजा आसानी से मिलती है क्या? एविडेंस सारा देखा नहीं जाता, तो एविडेंस छेड़ाछाड़ी, कोर्ट ने तो फैसला किया ना, तो अब कोर्ट ने देख समझ के किया। तो अब अगर, क्योंकि इस वक्त उसको वो क्यों घबराई, क्योंकि ऐसे कह दिया कि अच्छा सस्पेंड हो गई तो 500 मीटर नज़दीक बताना, वो शायद समझ रही थी कि शायद अभी आने वाले, लेकिन वो नहीं आ सकते, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अंदर है। अब हमने ये देखना है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में लाइफ ही हो, ये नहीं फिर से 14 साल के भी 10 साल में पैरोल पे आ तो जाए। मैम जिस तरीके से ये केस है वहां पे फांसी भी तो हो सकती है। नहीं, डेथ पेनल्टी अनाउंस नहीं है। अनाउंस नहीं है मैम, पर लेकिन नहीं, कर सकते हैं। उस वक्त अच्छा, जब लाइफ अगर- इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, उस वक्त का आ सकता था विद डेथ पेनल्टी। अब नहीं आ सकता। नहीं, अब तो नहीं है डिसाइडेड, अनलेस इसी को रिवाइव करके फिर से आर्ग्यू किया जाए और फिर इसको अपग्रेड। मेरा ख्याल वो तो रिमोट चांस है, वो तो मेरा ख्याल है फैमिली भी अननेसेसरी इशू बना रही है। अब ये देखो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ, यस 20 years मीन्स 20 years, नॉट 14 years, क्योंकि ये भी जजमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ। जब इन्होंने लाइफ इम्प्रिजन भी किया, कोर्ट कह सकता था लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। जी, टिल डेथ मीन्स आप कभी जेल से मरेंगे बाहर भी नहीं। यहीं। हाँ अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स करते करते 20 साल हो गए तो 14 हो गए, गुड बिहेवियर के साथ निकल गए, 10 साल बाद पेरोल हो जाए। दिस हैज टू बी मेक श्योर इट्स लाइफ, दैट्स पॉइंट। क्योंकि उम्र की छोटी उम्र है उसकी, व्यक्ति आकर न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, और मैम बदलियां ले सकता है, बदले ले सकता है। जी मैम, और मैम जहां हमने देखा दूसरी तरफ जो कुलदीप सेंगर की जो छोटी बेटी थी, उन्होंने एक लेटर लिखा था ट्विटर के जरिए, जहां पे उन्होंने एक बात बोली थी कि उनको आज भी, अभी भी उनको कुलदीप सेंगर की बेटी के जो उन पे कलंक है एक, उनके जो ऊपर वो है, तो आज भी उनको रेप और डेथ थ्रेट्स आते हैं। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तरफ जो जनता जहाँ एक विक्टिम के लिए इतना लड़ाई कर रही है, इतना वो कर रही है, वहीं जो दूसरी तरफ वाली जनता है वो किस तरीके से एक जैसे कहते हैं वो भी एक जस्टिस घटिया- पाने के लिए दूसरी तरफ गलत काम वो भी करने की घटिया- कोशिश कर रहे हैं। वो भी घटिया, वो भी नहीं करने की जरूरत, करना ही नहीं चाहिए। जब आपको न्याय मिल रहा है तो उसको धमकियां देने की जरूरत क्या है? गलत बात, वो भी गलत। 2 wrongs don't make a right। तो मैम क्या ये सच है कि जिस तरीके से जब तक ये जो इतने बड़े बड़े केस होते हैं वो जब तक एक नेशनल हेडलाइन में नहीं आते तब तक उन पे कोई अच्छी कार्रवाई नहीं ये होती? नेशनल हेडलाइन में तब आते हैं जब पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं होती है, वो बिगाड़ देती है, डिले कर देती है, मैनेज कर लेती है, दबाव में आ जाती है, तो हेडलाइन बनती ना। हेडलाइन क्यों बनती है?
क्योंकि एक तरफ अन्याय हो रहा होता है तो फिर अब पब्लिक आवाज़ उठाती है। ये कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, इतनी हेडलाइन नहीं बनती, एन इलेक्टेड एमएलए अरेस्टेड फॉर अ रेप केस, बस यही हेडलाइन बनती। और साथ में ये भी बनती हेडलाइन कि द पार्टी इन पावर हैज सस्पेंडेड हिम एंड सेड वी डोंट एक्सेप्ट सच पीपल। खत्म हो गई। एक दिन की, 2 दिन की, हफ्ते की बात सालों साल ले गए। कितना समय निकाला सबका। मेरा भी समय ले रहे हो आप भी दे रहे हो, मीडिया का भी ले रहा है। क्यों ले रहे हो? जबकि छोटी सी बात थी, एक गलत इन्वेस्टिगेशन करने से इतना ज़्यादा कचहरियों का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी सबका समय लिया, बिकॉज ऑफ द बैड फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस की कार्रवाई ये सिखाई जाती है कि जब आपको ये है तो आप एफआईआर दर्ज करिए, मेडिकल कराइए और गिरफ्तारी करिए, कोई भी दबाव में नहीं आ सकता, क्योंकि कानून सिर्फ तुम्हारे हाथ में, तुमने कानून को देख रहे कि एनफोर्स करना है, और कोई नहीं है, और सारी सुपरविजन है। इवन सीनियर ऑफिसर भी अगर उसको कहे कि मत करो, वो भी मना कर सकता है, क्योंकि कानून का जो इस वक्त पर्सन है जिसकी जिम्मेवारी है वो है स्टेशन हाउस ऑफिसर, और वो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एसएचओ भी नहीं, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसी की जिम्मेवारी है और हर एक को ना कर सकता है। लेकिन डरपोक अगर है तो फिर कैसे करेगा? सो डरपोकी से पुलिसिंग करने से ये ऐसे हेडलाइनें बनती रहेंगी, रोज रोज बनी रही है, आज वही हो रहा है। तो मैम, जिस तरीके से निर्भया केस था, बिल्किस बानो केस था, और जो ये उन्नाव रेप केस है, ये जिस तरीके से एक समय ले लेते हैं, इतना मतलब जब सबको पता है कि आरोपी कौन है, हुआ क्या है, कितना गलत हुआ है, इन सब के बावजूद अगर हमारी जो जस्टिस है वो इतना वक्त लेती है, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए? ये सिचुएशन आने क्यों देते हैं? जी वही, आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए? आने क्यों देते हैं? अगर पुलिस का हर चीज सही टाइम पर चले, दखलंदाजी ना हो, और दखलंदाजी क्यों करो? आप मान ना कर सकते हो। एक ऑफिसर कह सकता है सर ये कानून है, इसकी गिरफ्तारी बनती है, उसके लिए इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती। जब तक हमारे पास इस देश में हिम्मत वाले पुलिस ऑफिसर नहीं आएंगे जो कानून की कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, ये ऐसी हेडलाइनों में आप और मैं अपनी बड़ी एनर्जी और टाइम बर्बाद करते जाएंगे। और मैम एक आखिरी सवाल, आप जैसे आप फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आपके नज़रिए से आज के समय में जो रेप केसेस को हैंडल करने में पुलिस की सबसे बड़ी नाकामियां क्या है, कमियां क्या हैं ऐसी? एक तरफ कामयाबी भी है और एक तरफ नाकामयाबी भी। आप कामयाबी के भी केसेस देखते हैं और नाकामयाबी होते जब एक तरफ कोई संतुलन नहीं है, एक तरफ पावरफुल है और एक तरफ वीक है। प्रॉब्लम आती है वहाँ, बिटवीन द पावर एंड द वीक। बाकी अगर एक जैसे है तो पुलिस फटाफट करती काम और हो जाता है तकरीबन, लेकिन प्रॉब्लम आती वहीं पर जहाँ एक तरफ माइट है, पैसा है, मसल पावर है या पॉलिटिकल पावर है, और दूसरी तरफ एक सिंपल विक्टिम है। प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। सो हमारे पास दो तरीके के पुलिसिंग में केसेस हो रहे हैं। एक जो न्याय करते हैं, तुरंत न्याय करते हैं, पकड़ लाते हैं, कहाँ दूर दूर से, याद नहीं कि यूपी का, मणिपुर का, बस कहाँ गए थे, कहाँ से पकड़ लाए, कानपुर से लाए ना, दे डिड अ ग्रेट जॉब जी। उस वक्त तुरंत काम भी हुआ। कहाँ थे वो, नॉर्थ ईस्ट में चले गए थे वो शादी करा के, पकड़ के लाए ना, तो तुरंत उसकी वाहवाह भी मिली, काम हुआ। तो ये है, ये थू मिली, वो वाहवाह मिली। पुलिस को दो चीज़ें, आपको हमेशा वाहवाह मिल सकती है, थू मिलने की मतलब ही नहीं, अगर टाइम से हुआ, अगर करेक्टली टाइम से, कानून के प्रोसीजर से आपको जो सिखाया गया है वही करो हिम्मत से। आपका काम है कानून की पालना करना। आपको कोई कहता है कि हम तुम्हें डरा के बदल देंगे, बोलो सब बदल दो क्या बदल, लेकिन मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर दूसरा आयु आ जाएगा, वो भी कह देगा सब मैं, यही कानून बनता है। और उस वक्त स्टेशन हाउस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उनके सुपरवाइजर ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स पुलिस, ASPs, SP, ये लेवल को काम सही तरीके से करना होता है। और जहाँ वाहवाह होती है पता चल जाता है, और जहाँ यहाँ जो थू हो रही है ये हो रहा है जी। तो मैम आपका कोई मैसेज जो कि आप हमारी जनता तक पहुंचाना चाहती हैं, जो कि ऐसी बहुत सारी आज भी महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही, पावर के चक्कर में दब जाती है उनकी आवाज़ें, तो आपकी तरफ से एज अ लेडी आप उनकी तरफ, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहती हैं? इस लड़की को बहादुर, इस लड़की को देखो, बहादुरी सीखो इस छोटी लड़की से।
ये बहादुरी की कैसे लड़ रही है इसका सो हमको बहादुरी से कर, अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको भी बहादुर बनना पड़ेगा जी। और किसी ना किसी एनजीओ या वॉलंटियर्स के साथ जुड़ो ताकि आपको साथ भी मिले, आपको सपोर्ट भी मिले। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारी स्पेशल इंटरव्यू किरण बेदी मैम जी के साथ, और ऐसी उन्नाव केस और ऐसे ही आगे जानकारी के लिए कीप वॉचिंग डीएनए।